हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल शिवरमन एकेडमी पे। आज हम लोग बात करेंगे ग्रेविटी के ऊपर। ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स का बात होने पे ही हमारे माइंड में ये चला आता है कि हमारी धरती की ओर गिरने वाले सभी वस्तुएं इसी बल के कारण से नीचे आती हैं। क्या हम ये जानते हैं कि ये ग्रेविटेशन का जो फोर्स है ये किस वजह से अप्लाई कर रही है हमारे धरती। आपको ये भी पता होगा कि हमारा सिर्फ धरती नहीं, इस दुनिया में मौजूद सभी वे वस्तुएं जिसके अंदर में कुछ द्रव्यमान है, मास है, वे सभी इस बल को लगा रही है। ये मेरा कहना नहीं है, ये हमारे एक फेमस वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन का भी यही कहना है और उनके द्वारा दिया गया फेमस इक्वेशन आप शायद छोटे क्लास में पढ़ भी चुके होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे ग्रेविटी के कारण को समझने की कि ये क्या है, कैसे ये प्रोड्यूस हो रही है। इस पे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना राय दिया है, तो इस पे थोड़ा सा हम लोग आज डीप बात करेंगे। जितना हो पाएगा हम आपको इस वीडियो में बताने का ट्राई करेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल से तो हम लोग परिचित हैं ही कि इस दुनिया में मौजूद हुए सभी वस्तुएं जिसके अंदर में मास है वो इस बल को लगा रही है। अब इसके कारण को समझने के लिए हमको थोड़ा सा बहुत पीछे चलना पड़ेगा। थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही पीछे चलना पड़ेगा। करीब 400 से 500 साल पीछे चलना पड़ेगा, जब इस धरती पे रहने वाले सभी मनुष्य के लिए एक चर्चा का विषय था कि ये ग्रेविटी क्या है। उसी समय का बात है कि हमारे जो न्यूटन थे उन्होंने इस ग्रेविटी को लेकर के विचार कर रहे थे। वैसे उनके साथ बहुत सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने ग्रेविटी को समझाने का प्रयास किया है, लेकिन जो बहुत सक्सेसफुल थ्योरीज रहा ग्रेविटी के ऊपर वो न्यूटन सर का है। उन्होंने ग्रेविटी को समझने के लिए जब लगे हुए थे उस समय क्या हुआ था कि बहुत सारे और वैज्ञानिक थे जो रिसर्च कर रहे थे प्लैनेट्स के ऊपर। उसी दौरान ये देखा गया था, उन डेटा को न्यूटन मंगाए थे और उन्होंने उस डेटा को देखते हुए निष्कर्ष निकाला था। उन डेटा में कुछ ऐसा बात उनको देखने को मिला। वो बात ये थी कि जो जुपिटर है, जुपिटर वो सैटर्न के ऑर्बिट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। जैसे हमारे अर्थ के ऑर्बिट को इन्फ्लुएंस करता है सन हमारे 8 और प्लैनेट्स के ऑर्बिट को भी इन्फ्लुएंस करता है। अब सन क्यों करता है इसका कारण हमें शायद तो पता होगा भी कि सन बहुत मैसिव है, उसका मास बहुत ज़्यादा है। अब जुपिटर क्यों कर रहा था सैटर्न को ऐसा, इस बात पे जब वो सोचे तो उन्होंने ये सोचा कि जुपिटर का मास भी तो बहुत ज़्यादा है। तो क्या ये ग्रेविटी जो हमारे लिए चर्चा का विषय उस समय था, उन्होंने ये सोचा कि क्या ये ग्रेविटी इस मास के वजह से तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। अब उन्होंने इस बात को लेकर के मैथमेटिकली ये प्रूव कर दिया और एक इक्वेशन हमारे सामने ले आया इस ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें उन्होंने इसको रखा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे। और उन्होंने जो फॉर्मूला दिया वो दिया F=G m1m2/r²। ये बहुत फेमस इक्वेशन था उस समय का। लेकिन यहाँ से ये बात पता नहीं चला कि मास, चलिए हम ये समझ सकते हैं कि सन के पास मास बहुत ज़्यादा है, जुपिटर के पास मास बहुत ज़्यादा है, बाकी अर्थ के पास भी मास बहुत ज़्यादा है। हम लोग का मास एज ए कंपेरेटिवली क्या था, बहुत कम था। इन बॉडीज पे भी फोर्स लग रहा है, ये भी सही था। इसको हम कैसे पता कर सकते हैं, चलिए मैसिव मास में तो ये फोर्स एक्ट हो जाता है। क्या ऐसे वस्तु जैसे हम लोग का मास कंपैरेटिवली सन का, जुपिटर का बहुत ही कम है, तो क्या हम लोग भी इस ग्रेविटेशनल के फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं? तो जी हाँ, हम लोग भी कर रहे हैं। इसका पता हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें थोड़ा सा जो फॉर्मूला दिया गया है F=G m1m2/r², इस पर थोड़ा विचार करना पड़ेगा। आप एज्यूम कर लीजिए कि आपका 2 दोस्त हैं, आप दोनों दोस्त का जो आपका मासेज है उसको रख दीजिए m1 m2 पे। आप दो दोस्तों के बीच में एक डिस्टेंस भी मेंटेन कर लीजिए, उस डिस्टेंस को r के जगह पे लिखिए, उसका स्क्वायर होगा। f का फॉर्मूला तो वही है, F=G m1 m2/r²। अब जिनके बीच में फोर्स निकालना चाहते हैं उन लोग का मास रखिए, डिस्टेंस को रखिए, g का वैल्यू शायद आपको पता होगा, वो होता है 6.67 10⁻11। अब जब आप अपने दोस्तों के जो डाटा, जो मास और डिस्टेंस का डेटा है उसको रखने के बाद जब आप इस कांस्टेंट से आप इंटू करिएगा ना, जी कैपिटल जी
6.67 × 10⁻11, ये बहुत कम आएगा। और ये बहुत कम आने की वजह से हमें ये एक्सपीरियंस नहीं होता है कि हम लोग के अंदर में जो मास है, उस मास के वजह से जो ग्रेविटेशनल का फोर्स लग रहा है वो सच में लग रहा है या नहीं लग रहा। तो ये सही बात है कि मास जिस पे है उस पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन बात हुआ कि ये जो मास है ये कैसे ग्रेविटी को प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये सवाल न्यूटन सर के माइंड में भी था, उन्होंने ये बात लिखा भी है एक नोटिस पे कि उनको ये नहीं पता कि मास एक्चुअल में कैसे ग्रेविटी को प्रोड्यूस कर रहा है। हाँ, मास है तो ग्रेविटी हो रहा है, ये बात मेरे को पता है। और इस बात से हम इतना सारा डेटा जो हम लोग को अभी मिला है ग्रेविटेशन पे, जो हम 8वां क्लास 9वां क्लास 10वां क्लास में पढ़ रहे हैं, ये सारा डाटा ग्रेविटेशन पे न्यूटन का श्रेय है, इसमें हम मान सकते हैं। लेकिन मास कैसे एक्चुअल में प्रोड्यूस कर रहा है ग्रेविटी को, इसको वो भी लिखते हैं ऐसे कि ये थोड़ा मेरे लिए भी चिंता का विषय है। अब इस टॉपिक पे बहुत सारे वैज्ञानिक बहुत सालों तक लगे रहे। अब इसी टॉपिक को लेकर के करीब 200-250 साल बाद इस मुद्दे को फिर से उठाया गया और उसमें एक फेमस वैज्ञानिक इस पे लगे हुए थे, वो थे हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन। उनके द्वारा इस ग्रेविटी को समझाने के लिए कि मास कैसे प्रोड्यूस कर रहा है इस ग्रेविटी को, उन्होंने दिया जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो बहुत फेमस उस समय का एक थ्योरी था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये समझाने का ट्राई किया कि मास ही एग्जैक्टली कैसे ग्रेविटी को प्रोड्यूस कर रहा है। उसमें उन्होंने, अब इस थ्योरी को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें और जानना पड़ेगी। वो ये है कि ये जो पूरा दुनिया है, ये जो पूरा यूनिवर्स है, इससे हम लोग ऐसे डिफाइन करते थे कि ये यूनिवर्स जो है ये 3 डायमेंशन से मिलके बनी हुई है। वो है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। आइंस्टीन का मानना ये भी था कि ये जो पूरा यूनिवर्स है वो सिर्फ इन 3 डायमेंशन से नहीं, इसमें और एक डायमेंशन है, वो है आपका टाइम का डायमेंशन। टाइम एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल चीज़ है जो अलग अलग जगहों में अलग अलग टाइम दिखाता है या अलग अलग हिसाब से चलता है। तो उन्होंने कहा कि ये पूरा दुनिया है ये 4 डायमेंशन से मिलकर बनी हुई है, वो है इस लेंथ, ब्रेथ, हाइट और टाइम। उन्होंने एज्यूम किया कि ये पूरा यूनिवर्स है, ये पूरा एक स्पेस टाइम का फैब्रिक जैसा है। और इसमें, इस फैब्रिक में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है, अगर वो उसमें आता है तो वो उस फैब्रिक में एक कर्वेचर बनता है। अब इस कर्वेचर के इन्फ्लुएंस में कोई जब बॉडी आती है तो ये बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है, और यही कारण है ग्रेविटी का। लेकिन बात और दिक्कत तब आ जाती है जब न्यूटन्स का थ्योरी, आइंस्टीन का जनरल थ्योरी रिलेटिविटी, जो मास को लेकर के इस ग्रेविटी को समझाने का ट्राई किए, कैसे मास प्रोड्यूस कर रही है ग्रेविटी को, उसके बाद जब दिक्कत की बात आने लगती है वो होता है क्वांटम लेवल पे इस ग्रेविटी का अस्तित्व ही नहीं मिलता है। क्वांटम लेवल का मतलब ये है कि हम अगर बात करते हैं एटम्स की, इलेक्ट्रॉन्स की, क्वार्क्स की, तो वहाँ पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई ही नहीं होता। अप्लाई तो दूर दूर की बात है, वहाँ पे उसका कुछ भी प्रभाव कुछ देखने को नहीं मिलता। तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ इन बड़े बॉडी में ही लगती है जिसका मास बहुत ज़्यादा है, या क्या छोटे पार्टिकल्स में नहीं लग सकती ग्रेविटी? जब ये सारा चीज़ें घूमने लगा माइंडों में, तो वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सोच डेवलप किया कि ग्रेविटी जो है वो ग्रेविटी को प्रोड्यूस करने के लिए एक बॉडी के अंदर में एक यूनिक पार्टिकल होता है, और उस पार्टिकल का नाम दिया ग्रेविटॉन। और कहा जाने लगा कि इस पार्टिकल के वजह से ग्रेविटी प्रोड्यूस हो रही है। गौर करिएगा, अभी तक हम लोग को कॉज पता चला नहीं है। मास है तो ग्रेविटी आ रहा है, लेकिन मास कैसे कर रहा है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये बताती है, लेकिन ये क्वांटम लेवल पे काम नहीं कर रही है। तो ग्रेविटी को समझना एक रहस्य से बड़ी बात है। तो ग्रेविटी पे बहुत सारे बातें चलने के बाद क्वांटम फिजिक्स आपको ग्रेविटॉन के बारे में बताता है, लेकिन ग्रेविटॉन का अभी तक कोई एग्जिस्टेंस पता ही नहीं चला। अगर हम एटम्स को कोलाइड करवाएंगे, बहुत बड़े बड़े कोलाइडर होते हैं, जब उसमें कोलाइड कराया जाता है तो जो पार्टिकल निकलती है फूट करके, उन पार्टिकल्स में ऐसा कुछ देखा ही नहीं गया कि उसमें ग्रेविटॉन है बोल करके, ग्रेविटॉन का अस्तित्व ही नहीं मिला।
लेकिन फिर भी अभी हम लोग जितना डेटा हमारे पास है इसमें हम लोग ग्रेविटी को समझने का ट्राई करते हैं। आपको बता दें ग्रेविटी अभी भी हमारे लिए रहस्य बनी हुई है, इस पर रिसर्च चल ही रही है। बहुत सारे वैज्ञानिक नए नए थ्योरीज ला रहे हैं इस ग्रेविटी को समझाने के लिए। आपका क्या सोच है इस ग्रेविटी पे? आप कहाँ तक सोच पाते हैं इस ग्रेविटी को लेकर के? अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको पता है तो आप मेरे को इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मेरे को भी जानने को कुछ मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा और बता दें आपको कि ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्टिव नहीं होती है। हमेशा यानी इस दुनिया में हमेशा ग्रेविटी अट्रैक्ट करेगी ये बात भी शायद सही नहीं है। आपको जब आप अगर पढ़िएगा आगे तरफ तो आपको पता चलेगा कि ग्रेविटी कहीं पे रिपल्सिव भी हो सकती है। तो क्या है ये ग्रेविटी? चलिए, इस वीडियो से आपके अगर माइंड में कुछ भी हिला तो आप बताइएगा मेरे को कमेंट सेक्शन में। बाकी जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।